बीए फाइनल ईयर के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज जो है हमारी अंतिम ऑनलाइन क्लास है। सोमवार से कॉलेज में ही ऑफलाइन क्लासें जो हैं वो संचालित होंगी। तो सोमवार से ऑनलाइन क्लास नहीं लगेगी, ऑफलाइन क्लास जो है वो कॉलेज में ही सोमवार को संचालित होगी। तो अपना टॉपिक चल रहा था अरस्तु के क्रांति संबंधी। तो कल जो है हमने अरस्तु के जो है क्रांति के कारणों पर विचार किया था। इसके कारणों पर चर्चा की थी भी कौन कौन से जो हैं वो क्रांति के कारण हैं, सामान्य कारण और विशेष कारण थे। तो कल वाले पे थोड़ा सा ब्रीफली नज़र डाल ली जाए कि सामान्य कारणों में तो असमानता और अन्याय बताए थे उसने कि जब जनता के बीच में असमानता हो जाए या शासक वर्ग अन्याय करना लग जाए जनता के साथ में, तो जनता क्या है फिर क्रांति करके विद्रोह करके और शासन सत्ता को बदल देती है। तो सामान्य कारण असमानता और अन्याय जो नेचुरल देखने में आता है, अन्याय और असमानता। और विशेष कारणों में उसने बताया था जैसे शासकों के लाभ की लालसा, कि शासक जब है अपना ही लाभ देखने लग जाए और वो धन एकत्रित करने में लग जाए और जनता का बिल्कुल भी ध्यान न रखे, खुद लालच में पड़ के अपने घर भरने लग जाए, तो जनता को जब ऐसा पता लगता है तो वो विद्रोह करके शासक वर्ग को हटा देती है। दूसरा है सम्मान की लालसा। जब है ऐसा होता है कि पर्टिकुलर ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है जो लोग जो हैं उस सम्मान के काबिल नहीं है, ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है जो उसके काबिल नहीं है, और जो काबिलियत वाले लोग हैं उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता। तब क्या होता है, तब जो काबिल व्यक्ति हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, जिन्हें वास्तव में राज्य में सम्मान मिलना चाहिए, उनको सम्मान नहीं मिलता है, तो ऐसा वर्ग जो है वो शासक के खिलाफ विद्रोह कर देता है। पॉइंट नंबर इसमें 3 था, किसी प्रकार की उत्कृष्टता। अब देखो ये भी एक जो है वो क्रांति का कारण था कि जब ऐसा लगता है कि कोई वर्ग विशेष या कोई व्यक्तियों का गुट शासक वर्ग से अधिक शक्तिशाली हो जाता है, तो या उसको लगता है कि हम ज़्यादा पावर में हैं, तो वो शासक वर्ग की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि देखने में अपने को लगता है कि कभी अपने प्रशासनिक तंत्रों में भी देख लो, जब किसी को लगता है कि मैं ज़्यादा पावर में हूँ, या राजनीति में देख लो मैं ज़्यादा पावर में हूँ, मेरे पास ज़्यादा शक्ति है, तो फिर क्या है, वो शासन सत्ता को पलटना चाहता है और खुद सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है। तो ये भी एक क्रांति का विशेष कारण था। चौथा पॉइंट था घृणा। यानी जब ऐसा हो जाता है कि जिन लोगों भाई कई शासन प्रणालियों में बहुत से वर्ग विशेष को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उनको ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं, बाकियों को अधिकारों से वंचित कर देते हैं, तो जनता फिर क्या करती है कि शासक को बड़ी तिरस्कार की दृष्टि से देखती है और वो विद्रोह कर देती है। जब राजा या शासक वर्ग या शासन तंत्र जब पर्टिकुलर कुछ लोगों को ज़्यादा फायदा देके और बाकी जनता का तिरस्कार करने लग जाए और बाकी लोगों का ध्यान ही न रखे, तो लोगों के बीच में घृणा आ जाती है, घृणा की भावना ही आ जाती है कि हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो वो क्या है, क्रांति कर देता है। भय का जो है वातावरण, ये भी जो है लोगों को जो है क्रांति करने के लिए उत्साहित करता है। जब लोगों को लगता है कि हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, लोगों में ये भय पैदा हो जाए भी राजा हमारी या शासन हमारी सुरक्षा करने में असमर्थ है, और जो है कोई भी आपदा या संकट के समय शासन जो है हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, लोगों में ऐसा अगर भय पैदा हो जाए तो फिर क्या, वो तुरंत उसे बदलने की कोशिश करते हैं। विदेशी तत्व भी इसमें बड़ा योगदान देते हैं। विदेशी तत्व क्या हैं, वो किसी न किसी तरीके से राज्य में जो है विद्रोह पैदा करवा कर और खुद अपनी शासन सत्ता दूसरे राज्य लेना चाहते हैं अपने हाथ में, तो वो क्या है, विदेशी तत्व भी क्रांतियों को जन्म देता है। और लास्ट पॉइंट था भी कई बार जो है ना वो परस्पर विरोधी वर्ग, वो भी जो है वो संतुलन में आ जाएं, तो क्या हो जाता है कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं, अगर ये आपस में बराबर संतुलन में आ जाए इनकी शक्ति, तो जो विरोधी वर्ग है वो शासन सत्ता को पलट के और खुद सत्ता
हाथ में ले लेना चाहता है। अब एक ही जगह पर दो बराबर शक्तिशाली खड़े हो जाएंगे ना, तो आपस में वो लड़ेंगे। इसलिए कई बार लगता है ना कि पक्ष जो शासक वर्ग है वो और दूसरा एक हमेशा एक विरोधी गुट उसमें रहता है, वो दोनों अगर शक्ति के मामले में बिल्कुल बराबर हो जाएंगे ना जिस दिन, तो वो दूसरे वाला पक्का विद्रोह करके पहले वाले को हटाने का प्रयास करेगा। ये थे कल वाले टॉपिक अपने, जिन पे अपने ने कल विस्तृत चर्चा कर ली थी। आज उस पर सिर्फ ब्रीफली बात की है। तो इसके बाद आज जो टॉपिक है उससे आगे हम थोड़ा ये बताएंगे कि विभिन्न जो शासन प्रणाली हैं उनमें क्रांति किस कारणों से होती है। जैसे अपने प्रजातंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, कई शासन प्रणालियां हैं, धनिक तंत्र है। यहाँ शासन प्रणालियों के में क्रांति किन किन कारणों से होती है। पहला है प्रजातंत्र में क्रांति। प्रजातंत्र में क्रांति में एक पहला पॉइंट मैंने लिखा है वाग्वीरों द्वारा क्रांति। वाग्वीर वो होते हैं जो ज़्यादा बोलने में, भाषण कला में निपुण होते हैं, जिन्हें बोलने की बहुत बढ़िया कला होती है। तो क्या होता है, ऐसी व्यवस्था में जिसके पास बोलने की कला है, जो अपने बोलने से क्या लोगों को अपने वश में कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि प्रजातंत्र के अंदर लोग जो है अपने भाषणों और अपने विचारों से लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा करके अपना दल बना के, अपना गुट बना के और शासन में क्रांति करके अपनी शासन सत्ता स्थापित कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है धनिक तंत्र में क्रांति। जो धनिक तंत्र यानी धनिक होता धन मतलब पैसा, जहाँ सिर्फ ये होता है कि शासन प्रणाली पैसे वाले के हाथ में है, वो धनिक तंत्र। धनिक तंत्र में क्रांति क्यों होती है कि सभी के साथ, पहला पॉइंट है सर्वसाधारण के साथ अन्याय युक्त व्यवहार। उसमें क्या होगा, जब पैसे वाले का राज होगा और पैसे वाले की शासन सत्ता होगी, वो किसका ध्यान रखेगा, तो पैसे वाले का। पूंजीपति सरकार पूंजीपतियों का ध्यान रखेगी। तो क्या होता है कि उसमें जब सभी सर्वसाधारण के साथ अन्याय युक्त व्यवहार होता है, यानी जो साधारण जनता है उसके साथ न्याय नहीं होता और पर्टिकुलर सिर्फ पूंजीपतियों का ध्यान रखा जाता है, जो गरीब और मध्यम वर्ग है उनकी उपेक्षा की जाती है, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता, तो फिर क्या होगा, जो सर्वसाधारण वर्ग जो बड़ी ज़्यादा संख्या में होता है, ये क्रांति करके शासन सत्ता को बदलने का प्रयास करता है। और दूसरा पॉइंट है शासक वर्ग में फूट। अब जब धनिक तंत्र के अंदर क्या है, पूंजीपतियों के पास शासन होगा, अब पूंजीपतियों में आपस में जब फूट पड़ जाए शासन सत्ता को लेके, तो दूसरा कारण ये रह जाता है कि फिर आपस में क्या है, वो एक दूसरे को सत्ता से हटाना चाहते हैं। तो आपस में शासक वर्ग में फूट पड़ जाए तो ये धनिक तंत्र में क्रांति का दूसरा कारण है। तीसरा पॉइंट है कुलीन तंत्र में क्रांति। कुलीन तंत्र में क्या होता है, कुछ व्यक्तियों जो विद्वान, कुलीन का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, तो कुछ विद्वान व्यक्तियों का शासन होता है। पर्टिकुलर एक नाव के कुछ होते हैं, वो चाहे वो संख्या में कितने में हो, 6, 10, 20। तो कुलीन तंत्र में क्रांति किस वजह से होती है, पहला पॉइंट है पद या प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों तक सीमित। इसमें क्या होता है कि थोड़े लोगों का शासन होता है, पद जो है वो थोड़े लोगों को मिलते हैं और थोड़े लोग ही शासन सत्ता को संभालते हैं। जब इतनी बड़ी जनता में थोड़े से लोगों के पास पद और प्रतिष्ठा होती है तो बाकी वर्ग क्या है, इससे असंतुष्ट हो जाता है, उन्हें मौका ही नहीं मिलता है आने का। तो इसमें क्या होता है कि जब पद और प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों तक सीमित होती हैं, तो जो शेष बड़ा वर्ग रह गया, वो वर्ग जो है ना, असंतोष की भावना उसमें हो जाती है पैदा, और क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिलता शासन सत्ता में आने का, तो इसलिए जो है वो क्रांति कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2 है शक्तिशाली की महत्वाकांक्षा। अब देखो, कुलीन तंत्र के अंदर जो शक्तिशाली शासक है उसके अंदर जो है ना, वो महत्वाकांक्षा होती है, बहुत इच्छाएं। कई बार अपने कह देते हैं कि ये व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा। वही सोचता है ये मिल गया और मिल जाए, ये मिल गया और मिल जाए, ये मिल गया और मिल जाए। तो शक्तिशाली लोग होते हैं उनकी, अब कुलीन तंत्र में क्या, कुछ लोगों का शासन होता है, लेकिन जो शक्तिशाली है उनकी इच्छाएं और रहती है कि मैं यहाँ इस पद पे आऊँ, मैं इससे ऊपर आऊँ, मैं इससे ऊपर आऊँ। ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं ना, आपस में क्या करती है, फिर क्रांति का रूप धारण कर लेती हैं। और लास्ट इसका पॉइंट था तीसरा, उचित सामंजस्य का अभाव। भाई अब कुछ व्यक्तियों का शासन है तो उसमें सामंजस्य भी स्थापित होना चाहिए। भाई 10 आदमी अगर मिलकर शासन कर रहे हैं तो सारों के बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सारों में तालमेल बैठना बड़ा असंभव सा काम हो जाता है। इसलिए क्या, जब उचित तालमेल में नहीं बैठ पाता, उचित तालमेल नहीं बैठ पाता, तो फिर क्या है, आपस में जब तालमेल नहीं बैठेगा तो एक दूसरे का विरोध करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ क्रांति करेंगे। तो तीसरा पॉइंट था कुलीन तंत्र में क्रांति, उचित सामंजस्य का अभाव। नेक्स्ट है राजतंत्र में क्रांति।
जहाँ राजा का शासन होता है वहाँ क्रांतियाँ भी होती हैं। क्या कारण होता है राजतंत्र में क्रांति का? तो अरस्तु कहता पहला पॉइंट है शासक के प्रति घृणा। कहता कई बार क्या होता है, राजा के प्रति जनता में घृणा की भावना पैदा हो जाती है। कई बार अपने देखते हैं कि राजा ऐसा होता है जो मतलब बस जनता की तरफ ध्यान नहीं देता, अपने विलासितापूर्ण जीवन जीता है, मतलब खुद का जीवन तो बहुत बढ़िया रखता है, जनता की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, जनता की बड़ी उपेक्षा करता है, लोगों के कल्याण से उसे कोई मतलब लेना देना नहीं होता। तो क्या होता है कि जब शासक के प्रति या राजा के प्रति लोगों के मन में जब घृणा की भावना पैदा हो जाती है ना, ये राजा जो है ये सिर्फ अपना ध्यान रख रहा है, हमारा नहीं रख रहा है, या किसी बात को लेके, उसकी आचरण को या उसके व्यक्तित्व को लेके जब लोगों में राजा के प्रति घृणा की भावनाएं पैदा हो जाती है तो लोग क्या होता है राजतंत्र में फिर क्रांति कर देते हैं। दूसरा है प्रमुख व्यक्ति का अपमान। अब देखो राज्य के अंदर बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो लेकिन जब अगर उन व्यक्तियों का राज्य में सम्मान न मिलने के बजाय उनको अपमानित करने लग जाए तो क्या हो जाता है, ये राजतंत्र में क्रांति का एक कारण बन जाता है। अब इसका एक उदाहरण बताऊँ आपको छोटा सा। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। अब घनानंद के जो है ना दरबार में चाणक्य था, मतलब उस समय चाणक्य था, और जब सिकंदर का आक्रमण होना था तो चाणक्य बहुत विद्वान व्यक्ति था, और उसने जो है वो वहाँ पे जाके महाराज को ये कहा कि सिकंदर का आक्रमण होने वाला है और आप राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए। लेकिन घनानंद बड़ा विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने चाणक्य की बात की और ध्यान नहीं दिया। चाणक्य ने 2-3 बार उसको कहा तो चाणक्य को अपमानित करके क्या उसने भेज दिया, उसकी शिखा को मतलब काटने की बात कही और उसको बड़ा अपमान किया। अब इतने महान व्यक्ति का अपमान जब हुआ तब उसने क्या किया, फिर उसने ये चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना वो तैयार किया और राजा के रूप में उसको प्रशिक्षित किया, उसको ज्ञान दिया, उसको पूरा प्रशिक्षण दिया, और फिर जो उसने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उस पर आक्रमण करा के घनानंद को पराजित करके, और सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आ गई थी और चाणक्य जो है ना वो प्रधानमंत्री बन गया था। तो क्रांति हो गई, शासन सत्ता बदल गई। बस अरस्तु ये कहता था कि शासन सत्ता बदलना क्रांति है। तो प्रमुख व्यक्ति का जब अपमान होता है ना तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, किसी न किसी तरीके से शासन सत्ता को बदलने का प्रयास करता है। इसलिए प्रमुख व्यक्ति का अपमान जो है वो भी राजतंत्र में क्रांति का एक बड़ा कारण बन जाता है। हम अपने हिंदी फिल्मों, ये तो अपने चाणक्य वाला सीरियल तो चलो अपने ओरिजिनल देखा था, पिक्चरें बहुत आती हैं उनमें भी अपने देखते हैं कि जो राजतंत्र में ईमानदार आदमी होता है, जो राजा का पूरा वफादार होता है, तो जो षड्यंत्रकारी होते हैं दूसरे, वो क्या करते हैं उसके खिलाफ राजा को भड़काते हैं, राजा उसको निकाल देता है, फिर वो किसी न तरीके से दोबारा शासन सत्ता अपनी स्थापित कर लेता है। ऐसा अक्सर फिल्मों में भी हम देखते हैं। तो राज्य के अंदर प्रमुख व्यक्तियों को अपमान। अब क्या होता है कि जो व्यक्ति चापलूसी करते हैं और जो अयोग्य होते हैं वो तो राजा की चापलूसी करके बढ़िया सम्मान पा लेते हैं, और जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका सम्मान नहीं मिल पाता और उनका अपमान होता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है क्रांति कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट था पड़ोसी राज्य। देखो पड़ोसी राज्य हमेशा ही राजतंत्र में क्रांति का कारण है। राजा क्या होता है, एक राजा या एक राज्य जो है दूसरे राज्य पे आक्रमण की तैयारी पे लगा रहता है, पड़ोसी राज्य भी सोचते हैं। अब पड़ोसी राज्यों में क्या होता है, जब मित्रता होती है तब तो काम बढ़िया चलता है, एक राजा दूसरे की हेल्प करता है, लेकिन कभी बार लगता है एक राजा को भी ये दूसरा राजा सही नहीं है, हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, या उनके बीच में तालमेल नहीं होता है, तो पड़ोसी राज्य क्या करता है किसी माध्यम से या तो वो युद्ध कर देता है या फिर अंदर ही राज्य के अंदर ही ऐसे कुछ अपने व्यक्ति या गुट पैदा कर देता है जो राजा के खिलाफ विद्रोह करें, उस राजा के खिलाफ अपने सैनिक उस राज्य में भेज के या अपने कुछ व्यक्ति उस राज्य में भेज के या वहाँ के व्यक्तियों को, वहाँ के सैनिकों को लालच देकर अपने वश में करके और क्रांति उस राजा को हटाने का जो है ना वो कार्य करते हैं, तो क्रांति का कार्य करते हैं। तो पड़ोसी राज्यों की जो है ना वो भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है राजतंत्र में क्रांति की। तो ये थे मोटे मोटे अपने क्रांति के कारण कि विभिन्न क्रांति के कारण तो अपने पहले बता दिए थे, लेकिन भी क्या क्या कारण हैं, लेकिन ये अरस्तु ने बताया कि विभिन्न जो शासन प्रणालियाँ उनमें क्रांति के मुख्य मुख्य कारण जो है ना वो क्या क्या रहते हैं। प्रजातंत्र में, धनिक तंत्र में, कुलीन तंत्र में, राजतंत्र में ये क्रांति के कारण थे। ये ऑनलाइन क्लास में अंदर आज हम इतना ही करेंगे। उसके बाद क्रांति को रोकने के उपाय जो है 9, ये जो है हम सोमवार को ऑफलाइन क्लास में चर्चा करेंगे। आज की जो है वो अंतिम ऑनलाइन क्लास आज ही समाप्त होती है। धन्यवाद।